गोल्ड या आजकल बड़ी वो हाइप चली है सिल्वर में इन्वेस्टमेंट लोग कहते हैं सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड तो हुँ। उस साइड पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। लाइक पीछे मुड़ के देखूँ तो पता चले जी मैंने पैसे तो बहुत कमा लिए थे लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोई भी नहीं थी। ये हमने एक अच्छा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का प्लान बना लिया है। तो मैं काफ़ी घबराई हुई थी। अब मुझे लगता है स्पेशली फीमेल्स को ना इस साइड पे ना आना चाहिए। ना इन्वेस्टमेंट का तो कांसेप्ट ही नहीं है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि सेविंग करते जाओ बस। पे आउट आपको 1 करोड़ का मिल रहा है और आपको लेट्स से महीने के ₹1000 देने हैं, तो आप 1 साल में ₹12,000 दे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात एंड वेलकम टू पाकिस्तान्स फर्स्ट फाइनेंशियल फ्रीडम पॉडकास्ट। आज आप देख रहे होंगे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हमेशा हमेशा से मेरा एक ये ख्वाब होता था कि हम लोग एआरएन फाइनेंशियल्स पे ये जो सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करना है, हम एक ऐसे स्केल पे पहुँच जाएँ जहाँ हम लोगों को एक्चुअली हेल्प कर सकें कि उन्होंने जो है अपनी सिचुएशन के हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। और जो हमने फाइनेंशियल फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट की है, आज उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पॉडकास्ट, जिसमें आप जो है आप भी हमें जॉइन कर सकते हैं। लिंक में जो है फॉर्म अटैच्ड है और हम हर वीक जो है फाइनेंशियल फ्रीडम पॉडकास्ट आपके सामने लेकर आया करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल से उनकी जर्नी, वो कहाँ स्टक हैं और कैसे वो अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं विद इन द रिसोर्सेज जो उनके पास हैं, वो डिस्कस करेंगे। आज हमें जॉइन कर रही हैं इकरा और हम इकरा को वेलकम करते हैं। इकरा, हमें थोड़ा-सा अपने जर्नी के बारे में थोड़ा-सा बताएँ और आपके क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं? कहाँ जो है आपको थोड़ा-सा चैलेंज फेस करती हैं? उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम इकरा बानो है और मैं एज़ फाइनेंस ऑफिसर जॉब कर रही हूँ एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में फ़िलहाल। और सैलरी भी ठीक-ठाक है और एक्सपेंसेस भी जो है वो ठीक से ही मतलब मैनेज हो रहे हैं हर लिहाज से। लेकिन जो चैलेंज मैं फेस कर रही हूँ क्योंकि रिसेंटली इन्फ्लेशन भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है और पेट्रोल के प्राइसेस इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। तो जो चैलेंज मैं फेस कर रही हूँ कि अभी मैं डेली के एक्सपेंसेस कर रही हूँ और लेकिन ये है कि मैं अभी चाहती हूँ कि मैं एक्सपेंसेस भी पूरे करूँ, अपनी कुछ लर्निंग करनी है, उस पे भी पैसे लगाऊँ, मैंने ट्रैवल करना है, उस पे भी वो भी साथ-साथ चले और उसके साथ-साथ जो है, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की तरफ भी जो है ना कदम बढ़ाऊँ। और इस दोनों के दरमियान मैं बैलेंस कैसे रखूँ? मैं मतलब अगर मैं आज के देखूँ, अगर आज की तरफ मैं ध्यान देती हूँ कि आज के खर्चे मैं सही से करूँ या मैंने कहीं ट्रैवल करना है तो मैं वो कर लूँ। तो फिर इतनी सेविंग नहीं हो पाती कि मैं कहूँगी जी कि मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ भी जो है इस उस तरफ भी जा रही हूँ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ना मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना बॉदर करती है कि कोई ऐसा तरीक़ेकार हो कि मैं आज के खर्चे भी ठीक से मैनेज कर लूँ और साथ-साथ कहीं से इन्वेस्टमेंट करती जाऊँ या कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम हो मेरा, सो दैट हुँ। जो क्या कहते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता कोई एसेट जनरेशन या वेल्थ क्रिएशन जो है एसेट बने मेरा, सो दैट जो है ये जॉब का तो यही मसला है ना कि जॉब में हम पैसों के टाइम के बदले पैसे कमाते हैं। जितना टाइम दिया उतने बदले में उतनी हमारी सैलरी हमें मिल जाती है। लेकिन हुँ। मुझे ये खौफ है कि ऐसा ना हो कि ऐसे कई साल तक मैं जॉब करती रहूँ और उसके बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो पता चले जी मैंने पैसे तो बहुत कमा लिए थे लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोई भी नहीं थी। हुँ। तो ये बिल्कुल, बेसिकली जो आपको है। मैं बल्कि तो पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप यंग एज पे ऑलरेडी इसके बारे में सोचने लग गई हैं और 90% काम अगर बंदा सोचने लग जाए ना, तो सॉल्यूशंस खुद ही माइंड में आते रहते हैं। अभी मैं भी आपको गाइड करूँगा। और जैसे आपने बताया कि जितनी तेज़ी से महँगाई हो रही होती है, कभी-कभी आप ना अपने माइंड में एक फ़िगर ला ही नहीं पाते कि कितना इनफ़ है, बिल्कुल। कि कितना जो है मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम का नंबर क्या है और फिर उस तक हाँ। पहुँचने के लिए मुझे क्या करना होगा। अब आप मुझे थोड़ा-सा अपने गोल्स के बारे में बताएँ कि एक तो होता है कि जब मैं रिटायर हूँ उस वक़्त मेरे पास एक हुँ, अच्छा अमाउंट ऑफ जो है ना सेविंग्स होनी चाहिए ताकि मैं अपनी हुँ, ज़िंदगी आराम से गुज़ार सकूँ, खुद भी अपनी फैमिली की भी। इसके अलावा हाँ, भी और क्या-क्या गोल्स हैं? क्योंकि सिर्फ़ रिटायरमेंट तो नहीं होती ना, रिटायरमेंट हाँ, के बीच में जो है शादी बिल्कुल, के लिए सेविंग करनी बिल्कुल। होती है, फिर बच्चों के लिए भी सेविंग करनी होती है, उन्हें यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, हाँ, अपने भी हाँ। प्लान्स होते हैं। तो इस तरह के कोई 3-4 बड़े गोल्स बताएँ ताकि हम उनके लिए भी प्लानिंग करें। अच्छा, अभी जो मेरे रिसेंटली जो गोल है ना जो मैंने बनाए हैं, एक तो मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है? हुँ, अब्रॉड ट्रैवलिंग का मैं ऑलरेडी मैंने अपनी काफ़ी ज़्यादा जो सेविंग्स है ट्रैवलिंग पे खर्च ऑलरेडी कर भी दी है, ठीक है? तो मेरा एक ये है कि कहीं न कहीं हर साल या कहीं न कहीं अब्रॉड कहीं ना मैं एक्सप्लोर करके आऊँ, चीज़ें देख कर आऊँ। ट्रैवलिंग का मैं शौक है। दूसरा मेरा अब रिसेंटली प्लान बना रही हूँ कि मैं अपनी वालिदा को हज करवाऊँ और खुद भी हज हुँ, करूँ। तो उसके लिए मैंने अभी रिसेंटली पता किया था गवर्नमेंट पे भी तकरीबन 12 12 लाख 12 लाख पर पर्सन चाहिए होते हैं, ठीक है?
और ये एक मेजर मेजर खर्चा। और दूसरा ये कि ट्रैवलिंग के अलावा जो है मेरा प्लान है कि ऑफ कोर्स जब शादी होती है उस पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं। ऑल्दो ये 1-2 मेजर खर्चे हैं। दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि जैसे-जैसे आपको पता है एज बढ़ती है तो मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। मैं अपनी वालिदा को देखती हूँ, उनके बहुत ज़्यादा खर्चे होना शुरू हो गए हैं। तो वो ये ऐसा हो कि इंसान खुद कफ़ील हो, मतलब किसी के हाथ ना फैलाने पड़े, इंसान के पास हो कि जब ज़ाहिर-सी बात है जब 50 प्लस एज हो जाती है या इंसान एज एज 60 के पास आ जाता है तो फिर ऐसे तो जॉब नहीं हो सकती ना, ऐसी चीज़ें तो नहीं रहती ना। फिर ऐसा कोई मैकेनिज़्म बन जाए कि किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, कहीं से मंथली कहीं से पैसे आ रहे हों ताकि अपने खर्चे एटलीस्ट बंदा उठा सके, जॉब किए बगैर। तब तो जॉब भी नहीं हो पाएगी। अच्छा, अब इकरा मैं आपको जैसे बता रहा था कि ये सब अचीव करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि बेस जो है ना आपकी स्ट्रॉन्ग हो, और उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ हुँ, इंश्योरेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर हुँ। तो आपकी कंपनी की तरफ से ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं तो आप मुझे उसका बताएं, वरना मैं आपको बताता हूँ कि ये इसके सबसे अच्छी तरीका क्या है पाकिस्तान में। अगर आप भी अपना फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान एक अच्छे तरीके से बनवाना चाहते हैं या रिव्यू करना चाहते हैं और हमारे पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 6 विन करने का चांस जो है वो अवेल करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके अप्लाई करें। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है लेकिन अभी सिर्फ इंडिविजुअल पे है। लाइक मेरी वालिदा का काफ़ी ज़्यादा मेडिकल खर्चा मेजर उनका होता है। मैंने कई बार कंपनी वालों को कहा भी है कि आपको स्पाउस के अलावा जो पेरेंट्स का होता है ना वो भी ऐड करना चाहिए कि वो भी आप रीइंबर्स करवाएँ, लेकिन वो नहीं अभी करते। तो बेसिकली मेरे जो सैलरी का मेजर जो पोर्शन है इसमें अम्मी की दवाइयाँ, टेस्ट, डॉक्टर के पास ले जाना, फीस उस पे वो काफ़ी लग जाता है। बस मेरा अपना इंडिविजुअल है, कवर्ड है। ठीक है, बिल्कुल। चलें, अब लाइफ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस ये होती है, स्पेशली फ्यूचर में भी आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स होंगे ना जो अर्न करते होंगे, उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि हुँ, हुँ। अगर एक अर्निंग इंडिविजुअल की अगर अल्लाह ना करे कोई डेथ हो जाए, तो उस वजह से जो इनकम पे जो शॉक आता है वो उसको जो है ना एक तरह से कॉम्पनसेट करता है। सो अब इसमें ना पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप लाइफ इंश्योरेंस लेने जाते हैं ना तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं जिसमें आपको मंथली कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा करनी होती है, हुँ, और वो जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं ना उस पे थोड़ा-सा आपको रिटर्न भी दे रहे होते हैं। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल वो आपसे कहेंगे कि हर मंथ जो है ना आप 30,000 जो है हमारे साथ इन्वेस्ट करें और हुँ, 10 साल में आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगी, और 10 साल बाद ये अमाउंट भी थोड़ी-सी बढ़ के, जैसे प्रोविडेंट फंड बढ़ जाता है, हुँ, हुँ। वो आपको मिल जाएगी। लेकिन इससे बेहतर होता है यंग इंडिविजुअल के लिए कि वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जिसके अंदर ना आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलता, सिर्फ रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए एक छोटा-सा प्रीमियम होता है, तकरीबन ऐसे मुश्किल से 1000 से 2000 रुपए एक यंग इंडिविजुअल के लिए। ये हम लोग आपसे शेयर भी कर देंगे, स्क्रीन पे भी चल रहे होंगे जो हमने देखा है, जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। इससे क्या होता है कि कल को फ्यूचर में कोई भी शॉक आएगा तो इसका जो इंश्योरेंस होती है ना वो अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। रफ़ली 1 करोड़ 2 करोड़ की भी आप करा सकते हैं, और इसकी मंथली आपको सिर्फ़ चंद हज़ार रुपए जो है प्रीमियम देनी होती है। तो ये मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा अपने सारे फैमिली मेंबर्स के लिए, जो यंग अर्निंग हो उनके लिए ये बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है। इसके मुझे इसके साथ-साथ बारे में आइडिया है, लेकिन मुझे ख़्याल से इसमें जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये एंड में अगर कोई ना कोई कोई हादसा या इमरजेंसी नहीं है तो ये पैसे आपको वापस नहीं मिलते हैं। ऐसा ही है? लेकिन ये बहुत छोटी अमाउंट है। ये साल की आप देखें, अगर पे आउट आपको 1 करोड़ का मिल रहा है और आपको लेट्स से महीने के ₹1000 देने हैं, तो आप 1 साल में ₹12,000 दे रहे हैं। तो ठीक है। 0.1% 0.2% अगर आप दे रहे होते हैं, तो हाँ, हाँ। इससे आपको अपना इमरजेंसी फंड जो है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो आप एक ठीक। इस सिक्योरिटी की वजह से दूसरी जगह पे जो है ना ज़्यादा कंपाउंडिंग कर सकते हैं। ये इसका मकसद मतलब होता है। अच्छा ठीक है, मतलब हर साल आपने बहुत नॉमिनल अमाउंट देनी हाँ, होती बहुत है। नॉमिनल इसके 1000 बदले में 2000 अगर होते हैं इसके महीने बदले में के। कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो वो सारा ये कवर करते हैं, कंपनी कवर नहीं, करेगी। फर्स्ट और चीज़ जो है वो लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है? जो ठीक सेकंड है, हेल्थ इन इंश्योरेंस केस ऑफ होती है डेथ। वो तकरीबन पर पर्सन जो है वो रफ़ली होती है ऐसे ₹5000 पर महीना, और इसमें ठीक सारी है। इन पेशेंट हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए तक वो कवर्ड होती है। तो इसमें भी जो है, बल्कि ये तो यंग इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना उनकी भी करवानी चाहिए, जो नॉन अर्निंग भी हैं। अच्छा, तो ये एक अच्छा। तरह से आपकी कंपनी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हो ये लाइफ इंश्योरेंस होती है, ठीक है। तो हुँ। जो दूसरी इंश्योरेंस होती है उसके केस में जब आप 60 के हो जाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो भी पैसे होते हैं वापस मिल जाते हैं आपको इंश्योरेंस। तो इस केस में पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे, ये मैं पूछ रही हूँ, इसका ये ड्रॉबैक होता है एक। नहीं, इन दोनों इंश्योरेंसेस के अंदर आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका रिस्क जो है ना वो मिनिमम रहेगा। तो आप एक तरह पैसे से वापस नहीं मिलेंगे लेकिन रिस्क मिनिमम रहेगा, अच्छा, हाँ, ठीक है। मतलब आपको कोई शॉक नहीं आएगा आपकी लाइफ़ में।
इस तरीके से फाइनेंशियल शॉक कोई नहीं आएगा। आप अगर महीने के 5,000 रुपए दे भी रहे होंगे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो हो सकता है 5वें साल में जाके कोई ऐसी इमरजेंसी आए तो वो सारे एक साथ यूटिलाइज हो जाएंगे। इस तरह से होता है। इसी तरीके से अगर आप ऐसी कोई पॉलिसी ले लेंगे जिसके अंदर मैटरनिटी भी कवर्ड होगी, तो वो तकरीबन 10,000 रुपये पर महीना होता है, और उसमें उसके भी अच्छे खासे एक्सपेंसेस जो हैं वो कवर्ड होते हैं। अच्छा, और ये सारी इंश्योरेंस कंपनियां ये देती हैं, प्रोवाइड करती हैं? जी, इसके किसी अंदर के शरिया कंप्लाइंट ऑप्शंस भी होते हैं, कन्वेंशनल भी होते हैं, और बहुत बड़ी कंपनीज हैं। हमें जो बेस्ट पैकेजेस मिल रहे हैं वो पाक कतर तकाफुल कंपनी इनकी तरफ से, EFU की तरफ से, और ठीक जुबली है। इंश्योरेंस। ये अभी सारे स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे। तो आप जो है इसमें से जो बेस्ट पैकेज, इसमें थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होती हैं कि इसमें ये फीचर है, इसमें इतनी कवरेज है, इसमें हॉस्पिटल सब में बहुत अच्छे होते हैं, तो अच्छा। बेस्ट उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। आप जब ये 2 चीज़ें कर लेंगी ना, तो फिर हम्म। आप अपनी जो सेविंग्स है ना, आप इसको हाई ग्रोथ रेट वाली चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी हेल्थ को भी कवर कर लिया, उधर से भी कोई जी। शौक आएगा तो आप कवर्ड हैं, हम्म। और उसके साथ साथ लाइफ को भी जो है वो प्रोटेक्ट कर लिया। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको रीच आउट करे तो हमारी वेबसाइट पे जाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम पे क्लिक करें और अपनी डिटेल्स शेयर करें और हम आपको रीच आउट करेंगे। चलें, ये हमने जो है एक अच्छा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का प्लान बना लिया है, और इसके अंदर जो 50,000 की सेविंग थी उसको हमने चैनलाइज किया। 25,000 जो है हज के लिए सेविंग की एवरी मंथ, और इसके साथ साथ 10,000 जो है वो कार फंड के अंदर हर महीने इन्वेस्ट किए, और ट्रैवलिंग के लिए भी 10,000 का फंड जो है वो क्रिएट किया। ठीक है। और जो हमारा प्रोविडेंट फंड था, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए हम चाहेंगे कि ये बेस्ट तरीके से कंपाउंड हो, और अभी ये लो रिस्क म्यूचुअल फंड में है, तो आहिस्ता आहिस्ता एक साथ नहीं, अगले 5 साल में स्लोली स्लोली इसको पूरा स्टॉक मार्केट की तरफ डाइवर्ट करेंगे, हर साल 20%, ताकि फिर ये लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा कंपाउंड हो। तो जो पहले 5 साल होंगे उसके अंदर इसके अंदर जो है कम रिटर्न आएगा, क्योंकि ज़्यादातर लो रिस्क में है। तो अगर एवरेज 13% रिटर्न अज्यूम करें, तो ये जो 10 लाख रुपए हैं ये 17 लाख हो जाएंगी। और इसके साथ साथ जो हमारा हज के 25,000 हम लोग सेव कर रहे हैं, 50% जो है वो लो रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, और 50% जो है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो एवरेज रिटर्न पर ईयर जो है वो तकरीबन 13 से 14% हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास जो है 25 लाख रुपीज़ जो है वो सेव करके इन्वेस्ट करके आ जाएंगे, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं हज के लिए। अब उस टाइम पे अगर ये अमाउंट थोड़ी सी कम हुई, और लेट से 5 लाख रुपए एडिशनल इसमें ऐड करने की ज़रूरत हुई, तो वो हम अपने ट्रैवलिंग फ़ंड, जो कि ख़ुद हर महीने 10,000 उसमें इन्वेस्ट हो रहा था, और वो भी हर 5 साल में जो है तकरीबन लो रिस्क म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करके 10 लाख रुपए हो जाएगा, तो उससे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो रिमेनिंग 5,000 थे उसको हमने लो रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया, और जो रिमेनिंग पोर्शन था इमरजेंसी फंड का, वो भी विदिन फ्यू इयर्स जो है वो हमने क्रिएट कर लिया। जो एग्जिस्टिंग 5 लाख थे उसकी भी अमाउंट थोड़ी सी बढ़ गई, और इस 5,000 की कंट्रीब्यूशन से हम लोगों ने टोटल एक अपना इमरजेंसी फंड भी क्रिएट कर लिया, जिसकी टोटल अमाउंट थी 12 लाख रुपीज़। अच्छा, तो ये प्रोविडेंट फंड की जो अमाउंट है इसको हमने अभी लो रिस्क में डाला है या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है हमने इसकी प्रोविडेंट जो फंड की? प्रोविडेंट फंड है अभी मोस्ट प्रॉब्ली ये लो रिस्क में है। इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कंपनी से ही बात करके, क्योंकि ये ऑप्शन होता है आपके पास कि आपका ये प्रोविडेंट फंड है या आप इसको कहाँ जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको स्लोली स्लोली ओवर 5 इयर्स, यानी कि अभी जो 10 लाख रुपए हैं उसमें से आप सिर्फ 2 लाख पहले साल में स्टॉक मार्केट में ट्रांसफर करेंगे, ताकि एकदम से इसमें वॉलेटिलिटी ना हो। फिर जो दूसरा साल होगा उसमें 2 लाख मजीद कर देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता ओवर 4 इयर्स, ओवर 5 इयर्स ये पूरा स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। जो है, और रिटायरमेंट प्लान पे हम अगले 5 साल के लिए अभी कुछ नहीं करेंगे ऐड, 5 साल के तो लिए? सो फर्स्ट 5 इयर्स के लिए रिटायरमेंट जो है हमारी प्रोविडेंट फंड के अंदर होगी, और बाकी जितनी भी सेविंग है वो हम लोगों ने अपने हज, ट्रैवलिंग और कार फंड के लिए कर ली। फिर जो 5 साल के बाद जो टाइम शुरू होगा उसके अंदर जो हमारी हज की अमाउंट थी 25,000,
जो कि जैसे 5 साल में आपको इंक्रीमेंट्स मिलेंगे और आप हर साल अपनी सेविंग को 10% इंक्रीज़ करेंगी, तो ठीक है। जो 40,000 होगा फिर हज की तरफ जो कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा होगा, उसको हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लग जाएँगे, और वो भी अलोंग विद प्रोविडेंट फंड जो है हमारी रिटायरमेंट को जो है वो फंड करेगा। ठीक है? ठीक तो है। अगर हम प्रोविडेंट फंड को देखें, अभी इसकी 10 लाख रुपए है, 5 साल बाद इसकी वैल्यू 17 लाख हो जाएगी, फिर 10 साल बाद 36 लाख हो जाएगी, 15 साल बाद 75 लाख हो जाएगी, फिर 1.6 करोड़ हो जाएगी 20 ईयर्स में, और 30 ईयर्स में जाके ये 7 करोड़ रुपए हो जाएंगे। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो हम हर महीने कर रहे थे, जो हम 5 साल के बाद शुरू करेंगे, वो जो है जब 30 ईयर्स कंप्लीट होंगे तो उसकी वैल्यू होगी 26 करोड़। तो ये जो हम रिटायरमेंट कर रहे हैं, इसके अंदर कंट्रीब्यूशन, इसको इसी वजह से हम लोग स्टॉक मार्केट में डालते हैं, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न आता है। इसके साथ साथ जो कार फंड है और ट्रैवलिंग फंड है, वो एक तरह से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो पहले ठीक है। 5 साल में तो अभी तक आप डिसाइडेड हैं कि आपने कार अपग्रेड करनी है और ट्रैवलिंग भी करनी है। हो सकता है जो 5 साल के बाद वाले 5 साल में हो, उसकी उसमें आपकी प्रायोरिटी थोड़ी-सी चेंज हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे जो है मे बी आप कोई चिल्ड्रन फंड क्रिएट करना चाह रही हैं, या कोई यूनिवर्सिटी पूल के अंदर करना चाह रही हैं, तो ऑलरेडी ये 20,000 रुपीज़ जो हैं, इसके थ्रू हम उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इकरा, आपने देखा है ऑलरेडी आपका बहुत अच्छा प्लान बन गया, लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैंने एज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बताई ही नहीं। हमने आपका जो प्रोविडेंट फंड अभी तक अक्यूमुलेट हो गया है, सिर्फ उसको कंपाउंड किया है। अभी आपके प्लान के अंदर जो अगले महीनों में, अगले सालों में, जब तक आप ये जॉब करती रहेंगी और हर महीने जो प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन होगी, वो हमने इस फाइनेंशियल प्लान में इंक्लूड ही नहीं की। तो वो एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, या फिर आपकी लाइफ में आगे जो जो गोल्स आएंगे, एडिशनल बहुत चीज़ों में पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, वो उसके लिए एक एडिशनल बफर जो है ऑलरेडी मौजूद है। ये सब जो आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग हो रही है, ये उसके अलावा है। सही, ठीक हो गया। लेकिन अब हम बताएं 16% स्टॉक मार्केट पे, तो मेरा सवाल था, ये तो काफ़ी नीचे भी चले जाती है, तो आपने कहा हमें इंडेक्स फंड करेंगे, इन्वेस्ट, तो वो मुझे बता दें वो कैसे होगी? सो ये देखें ना, जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि ये आज जितने पॉइंट्स बढ़ गया, तो उस तरीके से ये एक पूरा इंडेक्स होता है। अगर आप इसको कॉपी कर लें ना, तो आपका भी उतना ही रिटर्न आएगा जितना इंडेक्स का आ रहा है। बेसिकली इंस्टेड के हम अपनी मर्ज़ी की कंपनीज चूज़ करें, अगर इस तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लें, इसमें हमने एक बड़ी वीडियो भी बनाई हुई है 5 मिनट पोर्टफोलियो की। तो आप इसको अगर मैच करेंगे ना, सिर्फ कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। सो जैसे एंग्रो होल्डिंग्स लिखा हुआ आ रहा है 10%, आपने चुपचाप अपना जो स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट थी, जैसे आपने हर महीने जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करनी थी, जो अमाउंट है टोटल, लेट्स से 50,000 उस महीने में कर रहे हैं, तो आपने 5,000 के इस कंपनी के शेयर खरीद लिए। इस तरीके से फिर 9% है इस कंपनी के, आपने जो है 4,500 के खरीद लिए। इस तरीके से आपका जो पूरा पोर्टफोलियो बन जाता है, वो डाइवर्सिफाइड भी होता है, और जिस तरीके से ये पूरे वेट्स चेंज होते रहते हैं, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो खुद ही चलता रहता है। तो अच्छा, इसके ये मैंने ये अभी अगर आप करते हैं, तो फिर 16% जो हम अज्यूम कर रहे होते हैं ना, उसको अचीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये मैंने अभी वीडियो देखी हुई है 5 में, आपने कहा था 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, लाइक हाँ, वो वेट इस फॉर वजह इट। से कि अगर हम, ये है कि KMI 30, यानी कि 30 कंपनीज जो है ना, वो मिलके 100% बनाती हैं। लेकिन जो टॉप 15 की हैं, वो ऑलरेडी जो है 85-90% जो है ना कवर कर लेती हैं। अच्छा, जो तो वेटेज है बस उसी के हिसाब से करना है, लाइक हाँ, एफएफसी है वेट से, 17, तो अगर हाँ 1 लाख वेट, इन्वेस्ट करें 17,000 के एफएफसी के ले लिए शेयर्स। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इस तरह से करेंगे तो 16% अचीव हो जाएगा। 3% लॉन्ग टर्म में इसका रिटर्न फिर बन जाता है। तो एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए जो हमारी सेविंग्स हैं, उसका 50% पोर्शन जो है वो हज की सेविंग्स में जा रहा है, और ठीक हमने है। अपने प्रोविडेंट फंड को आहिस्ता 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 जो है फिक्स्ड इनकम से स्टॉक मार्केट की तरफ ले आए, ताकि वो ज़्यादा कंपाउंड हो लॉन्ग टर्म में। और उसके साथ एक कार फंड भी क्रिएट कर लिया, ट्रैवलिंग फंड भी क्रिएट कर लिया, जो कि 5 साल बाद एक अच्छी अमाउंट जो है हमें दे रहा है अपग्रेड के लिए और ट्रैवलिंग के लिए। फिर जब हमारा हज वाला गोल कंप्लीट हो गया, तो फिर हमने वो वाली जो मंथली सेविंग थी, उसको अपने रिटायरमेंट फंड को मज़ीद बूस्ट करने के लिए यूज़ कर लिया, और उससे जो मंथली सेविंग हुई, कंपाउंडिंग हुई, वो और प्रोविडेंट फंड मिला के 30 ईयर्स बाद
जो है हमें एक हैंडसम अमाउंट दे रहे हैं, जिसकी जो टोटल वैल्यू है वो रफली कोई 35 से 40 करोड़ तक चली जाती है। और अगर उसमें इन्फ्लेशन को अकाउंट फॉर कर भी लें तो भी वो इतनी अमाउंट बन जाती है कि उस पे जो 5-6% साल का डिविडेंड आएगा वो इजीली जो है रिटायरमेंट को फंड कर लेगा। और इसमें पोर्टफोलियो कैसे बनाना था वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि 5 मिनट पोर्टफोलियो वाली जो टेक्निक है उसको यूज़ करके वो ही करना है। फिर जब आपकी इन्वेस्टमेंट साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी ना, जैसे आज से लेट से 10 साल बाद 10 साल बाद जो है आपकी हज वाला पूल भी ख़त्म हो गया और आपने जो फिर रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और उसका पूल 1 करोड़ के करीब चला गया है, फिर जो है आपको सोचना चाहिए इन सारी चीज़ों के बारे में कि पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए या मुझे सारा स्टॉक्स में ही रखना है या मैं कोई रियल एस्टेट एसेट भी ले लूँ। तो जब इन्वेस्टमेंट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर आप इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि बेस्ट अच्छा, एसेट होता है। उसके लिए फिर आप अच्छा, डिफरेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी मैं ये कंसल्ट कर सकते हैं। मैं यही क्वेश्चन करने लगी थी कि गोल्ड या आजकल बड़ी वो हाइप चली है सिल्वर में इन्वेस्टमेंट, लोग कहते हैं सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, तो उस साइड पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए? लाइक सिल्वर तो काफी सस्ता है ऐसे, अब अभी गोल्ड इतना नहीं, अभी एक्सपेंसिव है। आपको जो है ना ये जो सेविंग प्लान है फर्स्ट 5 ये इयर्स बेस्ट के लिए स्पेशली अच्छा इसको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। और फिर जब उसके बाद आपकी सेविंग अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, फिर आपको थोड़ा अपने अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए इस सारी चीज़ों को समझने के लिए कि गोल्ड की लॉन्ग टर्म रिटर्न्स क्या होते हैं। सही स्टॉक्स में भी शायद आपको अगर शौक हो तो फिर आप देखें कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी है। 16% के बजाय मैं 20% कैसे कमा सकती हूँ। 20% पे अगर हम हाँ कंपाउंडिंग करने लग गए आगे वाले सालों में तो शायद 40 करोड़ के बजाय जो है वो 80 करोड़ भी हो जाए। लेकिन वो सब अच्छा तब होता है जब एक पूल आपके पास जो है एक अच्छा आ जाए। तो वो पहले क्रिएट करना है पहले 10 सालों में और फिर ये अच्छी इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं उस पे इन्वेस्टमेंट करनी। चलिए, थैंक यू सो मच इकरा, आपने अपना प्लान और जो एंजाइटी आपको हो रही थी जो बहुत ऑलमोस्ट 95% लोगों को होती है कि हम लोग अर्न कर तो रहे हैं लेकिन इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से हो रही है तो हम कैसे अपना रिटायरमेंट जो है वो प्लान कर सकते हैं, आपने हमारे साथ शेयर किया। एंड आई होप इससे आपको भी फ़ायदा हो, आपकी भी एंजाइटी लेवल जो है थोड़ी कम हो। बल्कि हमें बताएं कि जब आप आई थी तो आउट ऑफ 10 क्या एंजाइटी लेवल था और क्या इससे थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं? हाँ, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी भी पॉडकास्ट में आने का, मतलब इससे पहले मैंने तो मैं काफ़ी घबराई हुई थी। वो सोच कभी रही थी कि एवी मैंने अप्लाई कर लिया, ना ही जाऊँ तो पता नहीं क्या होगा, क्या पूछेंगे। कुछ ज़्यादा मैं सोची थी क्या पढ़ के क्या जाऊँ, कुछ बुक्स पढ़ के जाऊँ, कोई पता नहीं क्या पूछ लेंगे। लेकिन ये है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अब मुझे लगता है स्पेशली फीमेल्स को ना इस साइड पे ना आना चाहिए। फीमेल में बिल्कुल इस बात का कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि मैं देखती हूँ मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल भी साइड पे ना इन्वेस्टमेंट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि सेविंग करते हो जाओ बस। और सोचते तो हैं कि इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन फिर दिल में ये डर होता है यार किसी को पैसे दिए बिजनेस के लिए, वो पैसे लेके भाग ना जाए कहीं, ये इस तरह से कुछ श्योर मेथड नहीं है। स्टॉक मार्केट आई गेस ये इसी तरह से है ना कि आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो और वो फिर जो लॉन्ग टर्म में वो ग्रो करता है तो फिर उसके साथ साथ आपके भी प्रॉफिट्स ग्रो होते हैं। तो मेरा बिल्कुल ऐसी एक्सपीरियंस है। तो है। हाँ, नहीं, थैंक यू सो मच। और हम आपको थोड़े टाइम बाद फिर से बुलाएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने जो जर्नी हमने प्लान की थी स्पेशली जो फर्स्ट 5 इयर्स की है वो कैसी जा रही है। थैंक यू सो मच। सही, थैंक यू सो मच।